नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की? क्या समूचा विपक्ष पिछले एक साल से चुनाव आयोग पर बेवजह सवाल उठा रहा था? क्या घुसपैठिए वोटर्स के बचाव में विपक्ष ने एसआईआर विरोध की सियासत शुरू की थी? ये तमाम सवाल आज विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर करने का संवैधानिक हक भी है और वैधानिक भी, यानी कानूनी अधिकार भी उनका शामिल है। कोर्ट ने कहा है कि देश का मतदाता कौन होगा यह चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा और इसके लिए वो नागरिकता का भी फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से मांगे जा रहे 11 दस्तावेजों को भी जायज बताया है, जिससे कि वोटर्स की पहचान साबित की जा सके। मतलब विपक्ष की ओर से जो सवाल अदालत के सामने उठाए गए थे, उनमें एक भी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने जायज नहीं माना है। हाँ, यह जरूर कहा है कि अगर वोटर लिस्ट के नाम कट गया तो मतलब यह साबित नहीं होता कि उसकी नागरिकता चलेगी। नागरिकता पर फैसला सक्षम प्राधिकार ही करेगा। दूसरी तरफ विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि अब तक जिनके नाम कट गए हैं, जिनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर एक जुडिशियल एडजुडिकेशन में डाल दिए गए थे, उनके साथ हो रही नाइंसाफी का जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। तृणमूल कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है कि यह फैसला तो सिर्फ बिहार के एसआईआर को लेकर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बंगाल चुनाव के दौरान ही 27 लाख वोटर्स के नाम फंसे होने और 19 ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई नहीं होने पाने के मसले पर कह चुका है कि अगर डेली बेसिस पर दिक्कतें हो रही है तो मतदाता हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद, इस फैसले के बाद क्या विपक्ष वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा छोड़ देगा? क्योंकि अब 30 मई से देश के बाकी प्रदेशों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो तमाम सवाल जवाब विपक्ष के खाते में बच गए हैं और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। साल भर से राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष दिल्ली से बिहार तक और बंगाल से तमिलनाडु तक शोर मचाता रहा कि एसआईआर करके चुनाव आयोग देश के गरीब, दलित, पिछड़ों, मुसलमानों के नाम काट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग को जो कानूनी हक मिला है वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने 124 पन्नों के जजमेंट में जो फैसला सुनाया, उसका लब्बो लुआब यही है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। देश का वोटर कौन होगा ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। सबूत में मांगे जा रहे 11 दस्तावेज उचित हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खोना नहीं है और नाम कटने वालों की नागरिकता पर 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई शुरू होनी चाहिए। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो एसआईआर हुआ था, उन सभी मामलों को जो वहाँ पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए। वैसे तो चुनाव आयोग के एसआईआर को विपक्षी दलों ने कांग्रेस के वोट चोरी वाले सियासी मुद्दे के साथ नत्थी कर दिया था। राजनीतिक दलों के साथ कई एनजीओ, नेताओं, संगठनों समेत 20 अर्जियां एसआईआर के खिलाफ डाली गईं, लेकिन उन सभी अर्जियों में उठे सवालों पर कोर्ट का फैसला आया है। मसलन अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि आरपी एक्ट 1960 और संविधान की धारा 324 के तहत पूर्ण अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग वोटर तय कर सकता है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने की जगह एनआरसी तैयार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति ये भी थी कि एसआईआर के बहाने बड़े पैमाने पर चुनिंदा लोगों के नाम काटे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नाम काटने वालों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अर्जियों में आपत्ति थी कि गरीब, दलित, मुस्लिम, प्रवासियों के नाम काटने का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि नाम कटने के 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता पर सुनवाई जरूरी है। बिहार केसे যেগুলো প্রসিডিউরাল ইররেগুলারিটি বা ইলিগ্যালিটির কথা বলেছে সেগুলো সুপ্রিম কোর্ট বলেছে না প্রসিডিউরাল যা সেফগার্ড আছে সেই সেফগার্ডটা ঠিক আছে। কিন্তু এই কেসে যেটা যেটা বলেছে
যে যদি কারোর নাম নন সিটিজেন হিসেবে ডিলিট হয় তাহলে ইলেকশন কমিশনের কোনো এখতিয়ার নেই তা সে সিটিজেন কি নন सिटीजन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश के सभी राज्यों में एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग को फ्री हैंड मिल चुका है। इसे लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाती है तो याचिकाकर्ता इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट आवाजों की शिकायत यह है कि इस एसआईआर में जिस तरह देश के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं उसमें अब तक जिन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनमें 7.2 करोड़ नाम कट चुके हैं, जिनमें यूपी में 2.04 करोड़, बंगाल में 83.86 लाख, तमिलनाडु में 97.3 लाख, गुजरात में 73 लाख, बिहार में 47 लाख, मध्य प्रदेश में 42 लाख, राजस्थान में 41,80,000 और केरल में 24,08,000 नाम काटे जा चुके हैं। उनमें मृत, स्थानांतरित, फर्जी, संदिग्ध चारों तरह के मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाकर उस लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में बंगाल के 27 लाख वोटर्स के साथ जो हुआ उस सवाल का जवाब बाकी रह गया, क्योंकि बंगाल में करीब 27 लाख लोगों के नाम पर फैसला नहीं हो सका है कि वो भारत के वोटर है या नहीं। वोटर नहीं है तो नागरिक है या नहीं, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए कहने को 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन सुनवाई 27 लाख में 27,000 की नहीं हो सकी। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को रखना था, लेकिन वो कहां बैठेंगे दफ्तर तक तय नहीं था। जिन वोटर्स के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया था उनके नए दस्तावेज को मंजूर करने की गाइडलाइन नहीं थी। ऊपर से आवेदन ऑनलाइन करना था, जिसमें गरीब, मजदूर, अशिक्षित लोग उलझ गए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रोज रोज की सुनवाई वाली कोई परेशानी है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। उन लाखों में से सिर्फ 1,000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल होगा। मेरी चिंता उस बात से। हालांकि इस मामले में सुनवाई में साफ हो चुका है कि वोट देना संवैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर को लेकर अब भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का इसी बात को लेकर है कि जो पूरी प्रोसेस एसआईआर की चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही थी उसका पूरा अधिकार संवैधानिक भी और वैधानिक भी चुनाव आयोग को है। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हां वो डॉक्यूमेंट्स सही है। और उससे भी बड़ी बात, आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, अगर उनके नागरिकता पर शक है तो चुनाव आयोग को वो डेटा आगे की कार्रवाई के लिए दे देना चाहिए और 4 हफ्ते में उसकी सुनवाई भी शुरू होनी चाहिए। तो अलग अलग मुद्दे इससे उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या वो धराशायी हो गए पूरी तरीके से, इस पर चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस से भी इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि अब तो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि यह फैसला सिर्फ बिहार को लेकर आया हुआ है, तो बंगाल को लेकर वो क्या करेंगे वो भी पूछना जरूरी है। और अश्विनी उपाध्याय यहां पर नजर आ रहे हैं, वो खुद एक इस याचिकाकर्ताओं में इस एसआईआर की प्रक्रिया के साथ में वो वहां पर अदालत के भीतर खड़े थे और उन्होंने कई बार अलग अलग डिबेट्स में भी एसआईआर की प्रक्रिया का पूरा पुरजोर समर्थन भी किया था। थोड़े से स्माइल उनके चेहरे पर आज नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरीके से उनके हक में चाहता हुआ नजर आ रहा है। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा और इस बार विपक्ष पर सबसे ज्यादा सवाल होंगे सुलेमान खान जी, क्योंकि पहला सवाल हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की है। बीजेपी का जो आरोप था क्या वो सही साबित होता है?
दूसरा सवाल, क्या समूचा विपक्ष पिछले एक साल से चुनाव आयोग पर बेवजह सवाल उठा रहा था क्या? क्योंकि हमने देखा कि संसद का अधिवेशन हो, वहां पर भी प्लेकार्ड्स लेकर विपक्ष खड़ा हुआ था। बिहार में वोट चोरी की यात्रा निकाली गई थी, बंगाल में भी उसको लेकर काफी बवाल था। तो क्या यह बेवजह था? तीसरा सवाल, क्या घुसपैठिए और अवैध वोटर्स के बचाव में विपक्ष ने एसआईआर का विरोध कर रहा था? यह भी बीजेपी बार बार आरोप लगाए थी कि एसआईआर का विरोध क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज की स्थिति में कहता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, स्वतंत्रता से चुनाव कराने हैं, तो एसआईआर की प्रक्रिया यानी वोटर लिस्ट को साफ सफाई करना यह जरूरी है और इसीलिए एसआईआर होना भी जरूरी है। यह भी सुप्रीम कोर्ट आज कह चुका है। तो आखिरकार यह विरोध क्यों था? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत सुलेमान जी आपसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सवाल सारे विपक्ष को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया एक तरीके से। जो भी आरोप आप लगा रहे थे वो सारे आरोप भी मैं रखूंगा, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया वो भी रखूंगा, लेकिन पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि अब विपक्ष कह रहा है कि अब तो हमने सुना कि योगेंद्र यादव वहां पर कह रहे हैं कि अब तो सरकार तय करेगी कि वोटर कौन होगा करके। वोटर्स तय नहीं करेंगे, सरकार कौन होगी। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो अधिकार है, संवैधानिक भी और वैधानिक भी। तो ये कैसे हो सकता है? जोशी जी, 3 आपने सवाल पूछे हैं और मुझ पे ही आपका सीधा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछना या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, उसको बदनाम करना नहीं होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका अधिकार देता है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे मुल्क का। तो अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है या बेईमानी कर रही है या अनबायस्ड नहीं है या इक्वालिटी के साथ अपना प्रोसेस नहीं कर रही है, तो ये बदनामी नहीं है। आप जजमेंट पढ़िए, मैं भी पूरी नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन जितना मेरी समझ में आया है, रादर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्टीज या स्टेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्लीट किया सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन में, उनकी वजह से जो गैप्स थे इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में, मसलन आधार कार्ड को कहते थे हम नहीं मानेंगे उसे प्रूफ ऑफ आपका रेसिडेंस, व्हाटएवर यू वांट टू से, कि हम आधार कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगे, नहीं 12-14 जो दस्तावेज 11-12 दिए थे उससे नहीं मानेंगे। वो क्योंकि सारे जो एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, स्टेट्स जो इम्प्लीटेड थी अपोजिशन की, उन्होंने इंसिस्टेंस किया और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ। तो इलेक्शन कमीशन तो आधार कार्ड को भी इंक्लूड नहीं करना चाहते थे और कई जगह गैप्स थे जिसको उन एक्टिविस्ट की वजह से, उन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, जिसमें कांग्रेस पार्टी की पिटीशन भी शामिल थी, तो जो एक तरह से देखा जाए आर्बिट्रेरली बुलडोज करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिटीजंस के, उसको कांग्रेस पार्टी ने और इन्हीं पिटिशनर्स ने जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे काफी हद तक बचाने की कोशिश करी और बचा भी पाए। पानी का ग्लास पूरी तरीके से खाली हो चुका है सुलेमान जी, पानी का ग्लास पूरी तरीके से खाली हो चुका है, लेकिन आप फिर भी 5% उसमें जो बूंदे बची है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप सवाल का जवाब सुनिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को क्वेश्चन करना बदनाम करना नहीं होता है, इस बात को जहन से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट्स को हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज भी गलत हो सकती है, सिटीजन्स भी गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन करना ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा, समझ लें उनके ताज में वो हीरा है, उसको मत रोकिए। सेकेंड, आप जो कह रहे हैं घुसपैठिए, कितने घुसपैठिए पकड़े हैं? बीजेपी गवर्नमेंट 12 साल से है, बॉर्डर सिक्योरिटी उनके पास है। वो तो 2006 से 14 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने, यूपीए 1 ने और 2 ने 50-55 हजार लोगों को बाहर भेजा था, बांग्लादेशियों को, वो रिकॉर्ड है होम मिनिस्ट्री का। और 2016 से और 2022 तक बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी आरएसएस गवर्नमेंट ने कितने 1000-1500 बांग्लादेशियों को या घुसपैठियों को पकड़ा है। तो आप सिर्फ बातें करते हैं, बीजेपी के लोग काम कोई नहीं करते। और तीसरी बात, सवाल ये नहीं है सुलेमान जी, तो सवाल इस बात को लेकर है कि आपने पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए थे। और ये बात तो मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में हर किसी को सवाल पूछने का अधिकार है, भले वो कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उस पर, उनके फैसले पर भी सवाल पूछने का सभी को अधिकार है। और मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर ना शहजाद पूनावाला को कोई आपत्ति होगी, ना अश्विनी उपाध्याय जी को कोई आपत्ति होगी, ना किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप मुझे सुप्रीम लेकिन कोर्ट की ये जो जजमेंट एक मिनट सुलेमान जी, एक मिनट ऐसे भी एनालाइज करिए जोशी सुलेमान जी, एक मिनट, लास्ट वन मिनट इसे ऐसे भी एनालाइज करिए। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद बीजेपी डिसाइड करेगी कौन वोटर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। क्योंकि इलेक्शन, हम तो कहते हैं इस बात को, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बीजेपी के लिए काम करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई पावर्स, और लास्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि सरकार इस बारे में फैसला लेगी कि कौन सिटीजन है कि नहीं है सिटीजन।
मैं आपको सारे मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद मैं शहजाद पूनावाला के पास जाऊंगा कि अभी भी आपको लगता है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक मुद्दा सही है कि सवाल तो पूछा जा सकता है। कभी भी इलेक्शन कमीशन की पावर्स पे क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था प्रोसेस पे और इंटेंट पे, नियत पे और प्रोसेस पे क्वेश्चन था। हम ये नहीं कहते थे कि आर्टिकल 324 में पावर्स अभी आप जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। की बात होती है और सुलेमान जी अभी आप मेरी बात सुन लीजिएगा, आप जरा जजमेंट भी सुन लीजिएगा और जो बहस वहां पर हुई है ना, जो जजमेंट है ना, वो भी एक बार जरा पढ़ लीजिएगा। जरा एक बार हम दिखाई देते हैं 10 मुद्दे। शहजाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा क्योंकि ना जरा वो सारी चीजें दिखाना बहुत जरूरी है। सुलेमान जी आप जरा जजमेंट पढ़ लीजिएगा, उसमें यह भी लिखा है कि आपको अगर प्रोसेस को लेकर शिकायत है तो आपको वो प्रोसेस का मुद्दा जरा ज्यादा ठीक तरीके से रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया है। वो कानूनी पहलुओं पर आपको रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जरा एक बार सुन लेते हैं। 10 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला दावा, ईसीआई को व्यापक एसआईआर का हक नहीं, यह दावा किया गया था पिटीशंस में। अदालत ने कहा है कि ईसीआई को अधिकार है। दूसरा दावा, एसआईआर के बहाने नागरिकता तय कर रहा है ईसीआई, इस धारणा को चुनौती दी जा सकती है। लिस्ट के वोटर को नागरिक माना जाएगा, इस पर भी अदालत ने कहा है। नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर है, सत्यापन की प्रक्रिया सही है। पांचवा दावा, एसआईआर के कारण लाखों लोगों का मताधिकार छीनेगा, नोटिस सुनवाई समय दिया जाएगा, यह भी अदालत वहां पर कह रहा है। छठा दावा, एसआईआर में आरपी एक्ट, एक बार फिर छठा दावा दिखाइएगा, जरा एक बार दिखाना पड़ेगा, जरा ठीक से लोगों तक यह बात पहुंचे कि कौन से दावे किए गए थे। वोटर्स के पहला दावा, ईसीआई को व्यापक एसआईआर का हक नहीं है, ईसीआई को एसआईआर का संवैधानिक वैधानिक हक है। दूसरा दावा, एसआईआर के बहाने नागरिकता तय कर रहा है ईसीआई, सीमित उद्देश्य से नागरिकता की जांच संभव है, यह भी कहा है। लिस्ट के वोटर को नागरिक माना जाएगा, इस धारणा को चुनौती दी जा सकती है। सिर्फ लिस्ट में नाम है इसके लिए वोटर नहीं है। नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर, सत्यापन की प्रक्रिया है दस्तावेज और उसी के जरिए हो सकता है। एसआईआर के कारण लाखों लोगों का मताधिकार छीनेगा, लेकिन सुनवाई अपील के नाम वहां पर मौजूद है। एसआईआर आरपी एक्ट के चुनाव नियमों का उल्लंघन है, किसी नियम अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 11 दस्तावेजों वाले नियम मनमाने थे, लेकिन दस्तावेजों के नियम सही थे, अदालत कह रहा है। वोटर्स के नाम काटने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुला है, यह भी कहा है। ईसीआई किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता, नागरिकता का फैसला सक्षम प्राधिकरण करेगा। और अंतिम दावा, एसआईआर का स्वरूप असंतुलित, दाम काटने वाला है, जो 10वां दावा है वो भी अदालत ने खारिज कर दिया है। शहजाद पूनावाला, क्यों आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का नाम बदनाम करने की कोशिश हो रही थी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सवाल पूछना हमारा अधिकार है। सबसे पहले तो सत्यमेव जयते साहिल भाई, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुपारी लेकर काम करने का काम किया था, आज उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। आपने बता दिया है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक तो बात अच्छी है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्था सवाल के ऊपर नहीं हो सकती। याद है एक समय ऐसा था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाकर, और हमारे भाई अश्विनी जी बैठे हैं, बताएंगे, इमरजेंसी के पीक में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाकर, आर्टिकल 42 अमेंडमेंट लाकर, किस प्रकार 42nd अमेंडमेंट लाकर प्रधानमंत्री को क्वेश्चन के बाहर, जुडिशियल रिव्यू के बाहर करने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। जहां तक सवाल है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुपारी लेकर बोलना, मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र से आप और मैं दोनों हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला महाराष्ट्र में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बोला हमने एटम बॉम्ब फोड़ा है, महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो रिग्ड था। हरियाणा में कोई एक सबूत प्रमाण नहीं दे पाए, वहां पर कुमारी शैलजा ने बोला कि देखिए हुड्डा जी की वजह से हम चुनाव हारे, परंतु हरियाणा को लेकर उन्होंने झूठ बोला। आनंद को लेकर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला 6000 वोट डिलीट हो गए हैं, शाम आते आते बोला कि आनंद में एक भी वोट डिलीट नहीं हुआ है। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, साहिल जी प्लीज इनको थोड़ा आपकी डिबेट का तरीका और रूल समझा दीजिए। नहीं, यू रूल्स मालूम है, ब्राजीलियन मॉडल भी वहां वोटर थी। साहिल जी इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी, साहिल जी इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी। जब आप बोल रहे थे साहिल मैं आपके इंटरवेंशन को आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, वरना बहस ऐसी ही चलती रहेगी। प्लीज जरा उनको अपनी बात खत्म करने इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाई। देखिए सुलेमान जी प्लीज, सुलेमान जी प्लीज, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट हुआ है, उसके बाद उनका स्टेटमेंट होना जरूरी है। प्लीज उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा। चलिए हरियाणा में जो लोग सिटीजन में नहीं, सुलेमान जी प्लीज, साहिल जी मैं आपके चैनल से ये एक्सपेक्ट करूंगा, उनको बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आपके पास साहिल जी मेरी पार्टी और मैं और मेरे करोड़ों। शहजाद जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए बोलिए।
साहिल जी डिबेट में फेयरनेस की अपेक्षा मेरे से है, मैं भी करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं अपना पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं, प्लीज सर। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब ये एसआईआर एक्टिविटी हुई तो जब बंगाल में और असम में इन्होंने सवाल खड़े किए, वहीं केरलम और तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, वहां पर एक सवाल नहीं उठाया। उल्टा कांग्रेस के विधायक है मैथ्यू के, उन्होंने बोला कि एसआईआर एक्टिविटी बहुत अच्छी हुई, इसकी वजह से लेफ्ट के द्वारा बनाए गए फेक वोटर्स काटे गए, हम एसआईआर का समर्थन करते। सुनिए। process, I mean, also removed a lot many fake voters, which I mean in some constituencies. तो मतलब जब आपके पक्ष में फैसला जाए तब चुनाव आयोग ठीक, तब जब आपके पक्ष में फैसला जाए तब जुडिशरी ठीक, जब आपके पक्ष में फैसला जाए तब एसआईआर ठीक, अन्यथा एसआईआर खराब, अन्यथा ईवीएम खराब, अन्यथा चुनाव आयोग खराब। मैं पूछना चाहता हूं, पहले ये बोलते थे ईवीएम। साहिल जी याद है जब हम लोग 1-2 साल पहले डिबेट करते थे, हर डिबेट में ईवीएम का रोना रोते थे। ईवीएम अब बिल्कुल बंद कर दिया है। 41 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला है ईवीएम पर, और यहां तक कि उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले ने भी बोला कि ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब ईवीएम से बदलकर एसआईआर पर आ गए, वोटर लिस्ट पर आ गए। जब एसआईआर केरलम में होता है तो वो बिल्कुल चमत्कार, एसआईआर बंगाल में होता है तो बिल्कुल गुनहगार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसा है कांग्रेस पार्टी का। जब सीईओ वेस्ट बंगाल को चीफ सेक्रेटरी बनाया तब इन्होंने बोला देखो इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, और केरलम में उसी सीईओ केरलम को उन्होंने अपने सीएम का सेक्रेटरी बनाया, तब वो चमत्कार होता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये ईवीएम जो है तेलंगाना में ठीक है, केरलम में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है, झारखंड में ठीक है, महाराष्ट्र में खराब है, हरियाणा में खराब है, दिल्ली में खराब है। यही बड़ा दिलचस्प सवाल है शहजाद ने। एक सवाल बड़ा सटीक उठाया उन्होंने। नहीं सुलेमान जी, एक सवाल उन्होंने सही उठाया हुआ है, उसका जवाब तो आपको देना होगा। केरला में सुलेमान जी एक मिनट। 2 सवाल उन्होंने उठाए हुए हैं। एक तो ये कि ये बात तो सही है ना कि केरल के भीतर जब एसआईआर होता है तब आप उसकी तारीफ करते हैं कि अच्छा है कि वहां पर एसआईआर हो रहा है, जो फेक वोटर से वो बाहर निकल कर जा रहा है। और उसके बाद बंगाल के भीतर जब वहां के सीईओ को मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उनको चीफ सेक्रेटरी बनाते हैं, तब भी सवाल उठता है कि देखिए बीजेपी और चुनाव आयोग एक जैसे ही है। लेकिन वही चीज आप भी तो केरल में करते हैं, तब तो आपको लगता है कि ये फेयर है, ये तो आपका अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार है। देखिए केरला में भी अगर एसआईआर करा के और वोटर्स डिलीशन करके और फेक वोटर्स इंक्लूड करा के चुनाव जीत लेते तो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाते बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कोई बेसिस ही नहीं है केरला में। बंगाल में बेसिस था आपका, 77 एमएलए आप ले आए थे पिछली बार, आपके 16-17 एमपी थे। वहां बेईमानी करना, वहां इलेक्शन को हाईजैक करना आपके लिए आसान था। और साहिल जोशी जी, आपको नहीं मालूम, मैं जिस जिले से आता हूं रामपुर यूपी से, मैंने तो अपनी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन को डकैतों का काम करते हुए देखा है। 5 दिसंबर 2022 को 37 रामपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाय इलेक्शन में, जहां मैं वोटर हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने पुलिस को मार मार के, वोटर्स को मार मार के वोट नहीं डालने दिया, पूरा इलेक्शन लूट डाला, पूरा मैंडेट पे डाका डलते हुए देखा मैंने। रामपुर डिस्ट्रिक्ट, रामपुर यूपी का 5 दिसंबर 2022 का बाय इलेक्शन टेस्ट ग्राउंड था, वो रेप्लिकेट हुआ कुंदरकी में, संबल में, और अब वो बंगाल में रेप्लिकेट हुआ। और मेरी बात लिख लीजिए, चाहे एसआईआर के थ्रू, चाहे पुलिस और फौज के थ्रू, इसी तरह से बीजेपी और आरएसएस डेमोक्रेसी को कुचलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल आप अभी टॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं। जो बात आप टॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं। आज का पूरा डिबेट का टॉपिक एसआईआर के मुद्दे पर है। आपने जब सवाल उठाए तब उस बात को लेकर हमने पूरी डिबेट उस पर की थी। क्योंकि शहजाद, सुलेमान जी आप जरा सुन लीजिएगा, आपने जो 5 सवाल उठाए थे, और सिर्फ आपकी पार्टी नहीं थी, विपक्ष के तमाम लोग उसमें शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी केसी वेणुगोपाल उस याचिकाकर्ताओं में शामिल थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुले उसमें शामिल थी, महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शामिल थी, डीएमके उसमें शामिल थी, समाजवादी पार्टी उसमें शामिल थी, राष्ट्रीय जनता दल उसमें शामिल था। आपने जो सवाल उठाए थे वो आज सारे के सारे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में आ चुका है। तो मुझे आपको सवाल यही पूछना है, क्या एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, क्या आपको लगता है वो गलत था? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आपका और विपक्ष का रवैया क्या होगा, ये सवाल सबसे बड़े रहता है। आप अगर मेरी एक बात सुन लेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।
पहले तो आप सिटीजनशिप की बात गलत कह रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 171 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप तय नहीं करेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी। पैरा 171 पढ़ लेना, अगर आप कहें तो पढ़ के सुना देता हूं 7-8 लाइनों का। हम गलत नहीं कह रहे सर, आप देख लीजिएगा, मैंने सही कहा है। पैरा 171 में जजमेंट में उन्होंने कहा है कि ईसीआई कैन कंडक्ट लिमिटेड स्क्रूटिनी फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस। आप सुनते क्यों नहीं? लिमिटेड स्क्रूटिनी फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस, ये भी उसमें कहा गया है। हमने ऐसा नहीं कहा कि इसका मतलब ये है कि वो सिटीजन नहीं रहा है। आप जरा एक बार देख लीजिएगा, आप मुझे मिसकोट बंद करिए। मैं ही कह रहा हूं कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 171 में कि सिटीजनशिप इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है, मैंडेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, वो होम मिनिस्ट्री है, जो भी है। तो सबसे पहले, और जो आप कह रहे हैं ना कांग्रेस ने गलती करी, पैरा 97 से 101 बॉस आप पढ़ लेना और ये देख लेना कि कांग्रेस का और विपक्षी दलों का कंट्रीब्यूशन क्या है और क्या नियत थी इस इलेक्शन कमीशन की इसके साथ। पैरा 97 मार्क करें, 97 से 101। पैरा 97, the record reveals that the process as initially designed did raise legitimate concerns regarding documentation, transparency and access. However, it is equally evident that these concerns was addressed through a series of judicial interventions which progressively infused the process with safeguards. वो intervention इसलिए हुए क्योंकि हमने intervene किया। Para 98, for instance, insofar as documentation regime was concerned, the initial grievance of the petitioner centered around the exclusion of widely held Aadhaar cards. These concerns were directly addressed by this court. उसी में सुलेमान जी 101 पढ़िए, ये हमारी वजह से कांग्रेस पार्टी और जरा एक मिनट में जरा सबको रुकूंगा। योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज। नहीं सुलेमान जी एक मिनट, जरा योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। योगेंद्र जी, आपका वीडियो स्टेटमेंट मैंने देखा, सोशल मीडिया पे आपने डाला है जी। ऐसा लगता है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पूरे मामले को लेकर, आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो। और अभी आप कह रहे हैं कि सरकार तय करेगी, एक तरीके से कि मतदाता कौन होगा ये सरकार तय करेगी, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो तो चुनाव आयोग का अधिकार है, विद इन इट्स राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक तरीके से किया हुआ, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है इसमें और चुनाव आयोग के पास वो अधिकार नहीं है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्या गलत थी? इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सबसे पहले। शुक्रिया साहिल भाई। मैं हैरान तो नहीं हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने में ऐसा है कि स्पष्ट कोई, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है चुनाव आयोग ने जो कुछ भी किया है सब बढ़िया है, उसका अधिकार भी है, जिस तरीके से अधिकार इस्तेमाल किया है वो भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज पे एक पे की मोहर लगा दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं हैरान तो नहीं हूं क्योंकि पिछले कई महीनों से केस इस तरह से जा रहा था, खासतौर पे जब दूसरा एफआईआर का शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद तो बिल्कुल स्पष्ट था कि केस तो तय हो चुका है, अब केवल एक लिखित जजमेंट आना बाकी है। लेकिन परेशान इसलिए नहीं हूं कि मेरा भी केस था, मैं लिटिगेंट था, मुझसे काफी बड़े लोग इसमें लिटिगेंट थे। और आप कोर्ट में फैसले आप पक्ष में जाते हैं, कोई विपक्ष में जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट से असहमति भी हो सकती है, लेकिन असहमति का मतलब नहीं कोर्ट के आप खिलाफ बोले। लेकिन आज जो है बहुत बहुत बड़ी घटना हुई और वो ये कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दी है कि अब वोटर सरकार को नहीं चुनेगा, अब सरकार वोटर को चुनेगी। या बिल्कुल सादे शब्दों में कहूं, आज परिस्थिति में इस जजमेंट का परिणाम कि अब बीजेपी चुनेगी कि इस देश में कौन वोट कर सकता है कौन नहीं। चुनाव एक जजमेंट आ गया है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाती है, सरकार अपनी मनमर्जी से इलेक्शन कमीशन चुनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। और आज के निर्णय के हिसाब से चुनाव आयोग अपने तरीके से कोई भी एसआईआर कर सकता है। ये होने का मतलब ये होगा कि अब बीजेपी अपने मन से करेगी, ये इसका परिणाम है। मैं किन किन चीजों से सहमत हूं, देखिए बहुत एक बड़ी बात इस फैसले में यह भी लिखी गई है कि आपका नाम पहले वाले वोटर लिस्ट में था, उसके बावजूद भी उस पर सवाल उठा सकता है चुनाव आयोग। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं तब भी चुनाव आयोग इस बारे में सवाल उठा सकता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी वोटर को यह आशंका है कि गलत तरीके से मेरा नाम काटा गया तो उसके पास भले सारे ऑप्शंस है कि वो जाकर अपनी सुनवाई करा सकता है।
यानी प्रोसेस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिल्कुल सही है जो चुनाव आयोग कर रहा है और वो उनका अधिकार है, तो उसमें क्या गलत है? ये जी, भी मैंने समझने की कहा कोशिश करें। चुनाव आयोग क्यों आपको हर लगता है कि चीज बीजेपी को तय कर रहा है? रहा है। जी, चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की संवैधानिक अधिकार को भी मान्यता दे दी है, एसआईआर के आदेश को भी मान्यता दे दी है, और एसआईआर को जिस तरीके से लागू किया है उसको भी मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहने की कोई कमी नहीं है। जो चीज मुझे परेशान करती है, दो तीन चीज मैं गिना देता हूँ। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सुई के छेद में से हाथ निकाल दिया है। वो कैसे? कि देश में नियम ये था कि अगर आप वोटर लिस्ट का रिवीजन करेंगे तो उसमें 21A 21B के तहत सामान्य प्रावधान इस तरीके से करेंगे। चुनाव आयोग ने उनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, एक किसी भी जिस किसी विशेष परिस्थिति में चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक छोटे से टुकड़े में वो अपने तरीके से वोटर लिस्ट बनवा सकता है। तो एक में बना सकता है, इसका मतलब 543 में बना सकता है। इसका मतलब है चुनाव आयोग ने आज तक जो बनाए हैं उसका पालन करने की उसे जरूरत नहीं। ये सुई के छेद में से हाथी कैसे निकल गया समझ नहीं आता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है अभी क्या करना कि चाहिए? आपको लगता है कि अब चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है? अगर इसी तरीके, एसआईआर तो अभी होगा, आपने कहा है कि चुनाव आयोग को अधिकार पूरी तरीके से दिया गया है, तो अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि वोटर लिस्ट में संशोधन होगा तभी निष्पक्ष चुनाव होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखिए, वोटर लिस्ट में संशोधन होगा ये तो इस देश का नियम है। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग अपने मनमानी से वोटर लिस्ट में अप्रक्रिया से संशोधन कर सकता है, जितने लाख काट सके वो काट दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा दी है, उसको लेकर ठीक, आज क्या होगा देखिए। चुनाव सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम तो होगा इस देश में, जाहिर उसको कोई संदेह हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आज का जजमेंट बिल्कुल वैसा है जैसा कि एडीआर का जजमेंट इमरजेंसी के दौरान दिया गया था। दिया गया वो जजमेंट इस देश में न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के प्राण देने का अधिकार सरकार को दे दिया था और कहा था इसके बारे में कोर्ट में किस भी नहीं हो सकता। आज लोकतंत्र का प्राण आज की तारीख में यही सबसे बड़ा सवाल है। आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि शायद नेटवर्क की कोई समस्या है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप जिक्र कर रहे हैं जो इमरजेंसी के वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था उसको लेकर। शहजाद इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। शहजाद। साहिल जी, देखिए, मेरे लाख मतभेद हो सकते हैं साहिल जी आपके साथ भी डिबेट में, पर आज जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एक फैसला दिया है, उसको चैलेंज करने के लिए टीवी पर मंच दिया जाता है उस योगेंद्र यादव को जो एक समय पर ईवीएम पे सवाल उठाते थे। ईवीएम पर 41 वर्डिक्ट्स आए। फिर महाराष्ट्र पे सवाल उठाते थे, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाए। फिर बिहार में, आपको याद होगा मैं आपके साथ डिबेट में था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत डिलीशन का एक एफिडेविट दे दो, तो इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया। इनके पास एक सच्चा एफिडेविट जो गलत वोट कटा था उसका नहीं था। ड्रामा करने लगे कोर्ट में कि देखो हम इसको ले आए उसको ले आए, पर एफिडेविट ठीक से नहीं दे पाए। आज वो योगेंद्र यादव जो राजदीप के शो में बैठ के हरियाणा में हवा चल रही है, सुनामी चल रही है, ये प्रिडिक्शन कांग्रेस के पक्ष में कर रहे थे, जो एडवाइजर है खड़गे जी के, उनको आप इस प्रकार का मंच देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, नवीन चावला जब थे इलेक्शन कमिश्नर, तब इलेक्शन कमिश्न कॉम्प्रोमाइज था क्या? क्यों नहीं दे सकते? गिल के नहीं, वो भी याचिका करता है, आपको भी मंच दिया हुआ है, अश्विनी उपाध्याय जी को भी मंच दिया हुआ है, क्यों नहीं दे सकते मंच? मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं मंच दे सकते? वो भी याचिका करता है, मैं बता रहा हूं, उनको भी मंच देना चाहिए। उनको भी सवाल पूछेंगे हम। आज उनके खिलाफ गया है फैसला तो उनको हम मंच देंगे। आप कैसे बोल सकते हैं? जी मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का कहना मान लिया है, इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को मंच नहीं दे सकते। ये गलत है। मैं बता रहा हूं, जल्दी मुझे बताने दीजिए, मुझे बताने दीजिए, बताने दीजिए, बता रहा हूं। साहिल जी एक सेकंड, योगेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए। साहिल जी मुझे बताने दीजिए, अभी बीच में इंटरवेंशन मत करवाइए। साहिल जी मुझे बताने दीजिए। एक मिनट, आप इस तरीके से मत बोलिए। मुझे बताने दीजिए, ऐसे मत करिए प्लीज। आपकी बात सुनिए, उनको भी जवाब देने दीजिएगा।
नहीं तो आपने बताया ना, आपने बताया ना, अब उनका जवाब भी सुन लीजिए ना। चैनल, अरे मुझे बोलने का मौका था, आपके बीच में नहीं बोला आपने, बहुत मेरी बात कितनी देर बात करेंगे? आपने बोला, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने मुझ पर सवाल उठाया तो मैं आपको बोलूंगा ना। इंटरव्यू किया, आपने मुझ पर सवाल उठाया ना कि कैसे मंच दिया करके। आपने इंटरव्यू किया तो क्यों नहीं करूंगा? देख रहा है, आप मुझ पर अगर सवाल उठाएंगे कि आपने उनको मंच क्यों दिया तो मैं आपको पूछूंगा ना। आप मेरी बात क्यों नहीं पूछूंगा मैं उनको? अभी तक मेरी बात हो जाती, क्यों नहीं पूछूंगा आपको? अभी तक मेरी बात हो जाती, ऐसे ठीक नहीं है। साहिल जी 20 सेकंड लेकर बात कर दूंगा, जल्दी बोलिए। 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट चलिए, करूंगा, मुझे बोलने दीजिए। 20 सेकंड, बस 20 सेकंड, 20 सेकंड, हाँ 20 सेकंड। साहिल जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी। साहिल जी, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जब कोई संवैधानिक सवाल पैदा होता है और उसका अगर निराकरण नहीं हो पाता है तो हम सभी लोग अपनी कलेक्टिव आस्था सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए एक निर्णय दे दिया तो हम सभी लोग मानते हैं, चाहे ये पक्ष का फैसला हो या वो पक्ष का, सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानेंगे। आज योगेंद्र यादव उस व्यवस्था को पलट रहे हैं। क्या आज तक इसका प्रतिभाग होना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं, ईवीएम पर फैसला स्वीकारते हैं ये, या ईवीएम के खिलाफ क्या प्रूफ दिया इन्होंने? बिहार का एक एफिडेविट नहीं दे पाए गलत वोट कटने का, एक वन सिंगल। योगेंद्र जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जी के पास चलो। योगेंद्र जी में नागरिक बनती है, ठीक है, आपने वोटर का अधिकार मिलता है। शहजाद जी प्लीज अभी उनको भी जवाब देने दीजिएगा, बाकी लोग भी बचे हुए हैं यहाँ पर। चलिए योगेंद्र जी। एक तो भाई मैं इसीलिए आप चैनल ऐसी चैनल समझता हूँ कि यहाँ बातचीत नहीं होती, केवल व्यक्तिगत लांछन लगते हैं। कौन सज्जन है मैं नहीं जानता, आप इनको पूरा वक्त दीजिए, मुझसे लोगों को ऐसे शो से बाहर रखा कीजिए। इनको कीचड़ा इसके लिए हिंदी में कहा जाता है, इनको कीचड़ में खेलने दिए। मैं इस कीचड़ में खेलने में बिल्कुल असमर्थ, खेल मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं बहुत खराब आदमी इस कीचड़ वाले खेलता। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो ये है कि यदि हमें सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए तो ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय अरुण जेटली, ये क्यों सुप्रीम के एडीएम जबलपुर के फैसले को शर्मनाक बताया करते थे? क्यों कहा करते थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम था, और वो तो रद्द हुआ जाके 5 साल पहले तक तो देश का कानून था। क्यों ऐसा किया करते थे? मैं समझता हूँ कि माननीय थोड़ी समस्या, आपकी आवाज कट कर आ रही है, इसकी आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही है हमारे पास, लेकिन आप ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले भी कई सारे फैसलों पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन अश्विनी उपाध्याय, आपने योगेंद्र यादव जी को भी सुना, आप भी एक वन ऑफ द पिटिशनर है, आपने भी इस पर मैं इसमें शामिल नहीं, खेलने का मामला है, इससे कृपया बात है। धन्यवाद, माफी चाहूंगा। ठीक, अश्विनी उपाध्याय जी। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, जहां जिस तरीके से हम इस पूरे डिबेट को देख रहे हैं उससे एक बात तो साफ निकल कर आती है कि अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई रोक टोक नहीं हो पाएगी। आपने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यह भी सुप्रीम कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर जिनके नाम कटे हुए हैं उनके बारे में 4 हफ्ते के भीतर यह भी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए कि क्या वो नागरिक है कि नहीं है, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को दिया जाए। तो अभी ये मौका नहीं रहेगा ये कहने का कि बस उनके नाम कट रहे हैं कि जिनका नाम, और ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ नाम कटा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नागरिक नहीं है। यानी वो भी जो एक बात बताई जाती है, बार बार प्रचार किया जाता है, वो भी प्रचार नहीं चल पाएगा। देखिए साहिल जी, मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था और मैंने पूरे राज्यवार आंकड़े दिए थे। जो उस समय कहा था 2017 में कि भारत में 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी, टोटल 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। और मेरी पीआईएल आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। किसी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा कि जो मैंने आंकड़े दिए वो आंकड़े गलत है। दूसरा, एसआईआर पे टोटल 22 पीआईएल फाइल हुई थी। एक पीआईएल थी कि एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए थे, वो मैंने फाइल किया था। 21 पीआईएल आई थी इसके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ। तो यहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई 1:21 था। योगेंद्र भाई भी उसी में थे, टीएमसी के सांसद थे, आरजेडी के सांसद थे, आम आदमी पार्टी के सांसद थे, और भी बहुत सारे नेता और सोशल एक्टिविस्ट थे। बहुत सीधी सी बात है, वोटर लिस्ट में नाम के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 18 साल का होना चाहिए, दूसरा इसी एरिया में रहना चाहिए। और वोटर लिस्ट बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्शन कमीशन ने 3 चीज चेक करेगा ये भारत का नागरिक है कि नहीं है, 18 साल का हुआ कि नहीं हुआ, और उस एरिया में रहता है कि नहीं रहता। इसलिए बहुत कॉमन सेंस है, इसमें इतनी ज्यादा संवैधानिक व्याख्या की जरूरत ही नहीं। समस्या क्या है? समस्या ये है, ये 1946 में जो फॉरेनर एक्ट बना, ये इतना घटिया सड़ा हुआ एक्ट था जो 2025 में बदला गया। इसके कारण पूरे
पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी कुकी सब आते चले गए। उसके बाद जो समस्या हुई आधार एक्ट से हुई। ये आधार एक्ट ये कहता है कि जो आदमी 6 महीने भारत में रह ले वो आधार बनवा सकता है, और आधार बनवाने के लिए क्या चाहिए, कोई पार्सल लिख के दे दे, कोई प्रधान लिख के दे दे, या वो एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के कह दे कि मैं इस एरिया में। आधार कार्ड तो वैसे भी नागरिकता का प्रमाण होता नहीं है, हाँ, सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण है, वो पहचान का प्रमाण है। यस, एग्जैक्टली हमारा यही आर्गुमेंट था। लेकिन होता क्या है कि आधार बनवाना सबसे आसान है साहिल जी, और जैसे ही आधार बनता है वो पूरा विंडो खोल देता है। एक आधार बनवा लिया, आधार दिखा के राशन कार्ड बनवा लिया, जब 2 डॉक्यूमेंट होगा तो 2 से 3 बनवा। अभी आपके नेता कह रहे हैं कि ये फैसला तो बिहार के मामले में है, क्या बंगाल के लिए अलग से पिटीशन होगा अभी, क्योंकि बंगाल के भीतर भी एसआईआर हो चुका है, या मुद्दा अभी छोड़ देंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मूड में है नहीं। नहीं, देखिए ये जो एसआईआर जो हुआ है ना, ये साइंटिफिक इनविजिबल रिगिंग हुई है। चुनाव में 27 लाख लोगों के पश्चिम बंगाल में नाम काट दिए गए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। अगर ममता बंदोपाध्याय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो इन्होंने 1,33,00,000 लोगों का नाम काट दिया था। उसके बाद में जो नाम जुड़े उसमें से अभी तक आप देखिए लोगों के नाम जुड़ रहे हैं, और अभी भी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास में, और ये डिले टाइमिंग पर सवाल था, प्रक्रिया पर सवाल था। एसआईआर पहले भी हुआ है, एसआईआर की टाइमिंग और प्रक्रिया और इस हड़बड़ी में कितने लोग मरे, सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आती है उसके ऊपर में। यह दुर्भाग्य का विषय है कि देश की जनता के जो वोटर अधिकार है, ये जो संवैधानिक पदों की बात कर रहे थे मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संवैधानिक पदों के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ। 20 तारीख को दिनेश चंदेल को ईडी गिरफ्तार करती है, लेकिन और उसके 30 तारीख को बावजूद छोड़ देती है। नहीं, संवैधानिक पद पर नहीं, लेकिन उसके बावजूद साहिल जी इस सारी चीजों का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप सुन लीजिएगा, अगर नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, उसका सारे चीजों का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ही दे रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई सारी प्रक्रिया फॉलो की गई है, किसी भी तरीके से प्रक्रिया पर सवाल जो उठाए गए थे वो प्रक्रिया के सवाल सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है आज की स्थिति में। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10,000 वोटरों के नाम साहिल जी, कटते अगर हैं, ये एसआईआर अरे यार ये जा रहा था 5 साल में होना चाहिए, मैंने इसीलिए पीआईएल फाइल किया था, और 5 साल में होने चाहिए। हर 5 साल हर 5 साल में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर 5 साल में एसआईआर की प्रक्रिया होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। टाइमलाइन डालने की कोशिश चल रही है। माना जा रहा था कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसकी डिबेट कम से कम खत्म होगी, लेकिन लगता नहीं है कि वो खत्म होगी। वही दूसरी तरफ बंगाल के भीतर जो 27 लाख वोटर्स की ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई चल रही थी, सिर्फ 6,000 दावे अब तक चेक किए जा चुके हैं। उसमें से 4,000 लोगों को दोबारा वोटर लिस्ट में डाल दिया गया, वो वोट नहीं डाल पाए थे बंगाल के भीतर। लेकिन एसआईआर की डिबेट कम से कम क्या खत्म होगी, इस पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि अभी बाकी राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो इस पर नजर बनाए रखेंगे। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल